नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद अकेडमी में। आज की इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसका ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हल करने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। और यह वीडियो जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो आप सब जरूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। ये वीडियो देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पहले देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो भारत आया था वो किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो भारत वो में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक यूनान का राजदूत था। कहाँ का ये राजदूत था? यूनान का। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम क्या है? इंडिका। इनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया उसका नाम है इंडिका। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो किसने किया है? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है उदायन ने किया है। किसने किया है? उदायन ने। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटना। और ये कहाँ स्थित है? यह बिहार में स्थित है। पटना बिहार में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री जो फाहियान है वो किनके शासनकाल में भारत आया था? तो चलिए देखते हैं। तो चीनी यात्री जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने किया था? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले। तो मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था मेगास्थनीज? मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। शक संवत का आरंभ किसने किया। शक संवत का जो आरंभ है वो कनिष्क ने किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में आरंभ किया था कनिष्क ने शक संवत का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में वह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। आगे ये कि भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री के नाम से मिला है। किस पुत्री के नाम से मिला है? तो इसका देखते हैं आंसर क्या हुआ। इसका उत्तर है भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के नाम से है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 9। किन शासकों ने अपने नाम से पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया है। तो कुषाण शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है। हरिसेन द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति रचा है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है किससे संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था। इंडिका पुस्तक की जो रचना है वह मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अशोक के अभिलेख में सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के अभिलेख को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स विंसेप ने 1837 ईस्वी में
पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या है कि अशोक के अभिलेख में उपयोग में आए 2 लिपियों के नाम लिखे। अशोक के अभिलेख में आए 2 लिपि का नाम क्या है? पहला है ब्राह्मणी, दूसरा है खरोष्टी लिपि। आई होप आप सबको यह वेरी शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है? तो अभिलेख से हम सब क्या समझते हैं? अभिलेख जो है प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के द्वारा अपने जीवन कथा को जीवित रखने के लिए पत्थरों पर खुदवाकर लिखवाते थे, जिसे अभिलेख कहा जाता है। जो पुराने प्राचीन काल के जो राजा महाराजा थे, वो जो अपने जीवन में कथा में क्या कितना युद्ध लड़े हैं, कितना कौन कौन सा धर्म है, ये सब के बारे में, कौन कौन सा धर्म चलाया है, क्या वहाँ का प्रशासन व्यवस्था कैसा था, ये सब के बारे में राजा महाराजा लिखवाते थे खुदवाकर पत्थरों पे या फिर धातु पे। तो उसे ही अभिलेख कहा जाता है। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है। अभिलेख का महत्व पहले इसमें हमें राजा की युद्ध नीति और शासन की जानकारी मिलती है। अभिलेख से हमें राजा की युद्ध नीति कैसा था उसके बारे में और शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता था। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इससे हमें उस समय के धर्म, समाज और जीवन शैली के बारे में पता चलता है। इससे हमें जो है वहाँ उस समय धर्म कि लोग कौन सा धर्म को मानते थे, समाज कैसा था, वहाँ जीवन शैली कैसी थी, इसके बारे में पता चलता है। तीसरा पॉइंट है राजाओं के प्रशासन अवधि के बारे में भी पता चलता है। इससे जो राजाओं के प्रशासन अवधि के बारे में पता चलता है। इसलिए दोस्तों अभिलेख हमारे लिए इतिहास की आँख की तरह होते हैं, जो हमें बीते समय की सच्चाई तस्वीर को दिखाती है। आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। महाजनपद से आप क्या समझते हैं? महाजनपद की विशेषताओं का वर्णन करें। महाजनपद से आप क्या समझते हैं और महाजनपद की विशेषता का वर्णन करने बोला है। तो देख लेते हैं। उत्तर, प्राचीन भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। प्राचीन भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें जनपद कहा जाता था। कई जो छोटे छोटे राज्य जिन्हें क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। जब ऐसे जनपद मिलकर बड़े राज और बड़े शक्तिशाली राज्य बने थे तो उसे महाजनपद कहा जाता है। जब यही जनपद एक साथ मिल जाते हैं बहुत सब और बड़े शक्तिशाली राज्य बन जाते हैं तो उसे ही जनपद कहा जाता है। महाजनपद की विशेषता क्या? महाजनपद की विशेषता देखते हैं। हर महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी थी। हर महाजनपद की जो है अपनी अपनी राजधानी होती थी और सबके पास अपना सेना होता था। क्या होता था? सेना। सबके पास अपना सेना होता था। दूसरा पॉइंट है कुछ में राजा का शासन था जिसे राजतंत्र कहा जाता था और कुछ में लोगों का शासन था जिसे गणराज्य कहा जाता था, जैसे वज्जी जो महाजनपद था वहाँ पे गणराज्य मतलब कि लोगों का शासन था। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है यह राज किला से घिरे होते थे। ये जो है राज किला से घिरे होते थे। वहाँ कर वसूली, खेती और व्यापार की व्यवस्था होती थी। यहाँ जो महाजनपद में कर वसूली, खेती और व्यापार की व्यवस्था उपलब्ध थी। तो बच्चों महाजनपद प्राचीन भारत के ऐसे राज्य थे जो शासन, सुरक्षा और व्यवस्था में बहुत ही आगे थे। आप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग युद्ध पर का जो है अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सम्राट। तो उत्तर देखते हैं। सम्राट अशोक ने जब कलिंग राज्य पर हमला किया तो
उसमें हजारों व्यक्ति मारे गए। जब अशोक ने कलिंग युद्ध पर हमला किया तो वहाँ उसमें युद्ध में हजारों व्यक्ति मारे गए। और इस बहते हुए खून को देखकर, बहुत खून बहने लगा, इस बहते हुए खून को देखकर अशोक का दिल दहल गया। जो अशोक का क्या हो गया, दिल दहल गया। और अशोक को युद्ध के नाम से घृणा होने लगा, घृणा। घृणा होने लगा। उसने कभी भी युद्ध नहीं करने की शपथ ले लिया, और अशोक ने कभी नहीं युद्ध करने का शपथ ले लिया। आगे देखते हैं इसका कलिंग युद्ध पर क्या प्रभाव। कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या पड़ा, निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला पॉइंट क्या है, अशोक ने अपने विश्व विजय का सपना तोड़ दिया। अशोक ने सपना सोचा था कि विश्व विजय होने का, लेकिन उन्होंने वो उस विश्व विजय का जो सपना है वो तोड़ दिया और भविष्य में कभी युद्ध ना करने का ठान लिया। उसके बाद अगला पॉइंट है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। और कलिंग युद्ध जब के बाद जो अशोक है उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने पशु पक्षियों का शिकार करना छोड़ दिया। कलिंग युद्ध से पहले वो पशु पक्षी का शिकार करते थे, मांस खाते थे, वो सब कलिंग युद्ध के बाद छोड़ दिया। आगे है बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने पशु पक्षियों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया उसके बाद जो पशु पक्षियों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला है चौथा पॉइंट कि कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक मांसाहारी थे। कलिंग युद्ध से जो पहले है अशोक वो मांसाहारी थे, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने सब कुछ मांस मछली खाना छोड़ दिया। और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मांस मछली खाना छोड़ दिया और शाकाहारी जीवन चुन लिया। अब ये आपको उम्मीद है आपको यह वीडियो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, BBI याद कर लीजिए। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय हर क्षेत्र में बहुत ही तरक्की हुई थी। गुप्त काल को जो है भारत का स्वर्ण युग काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो भारत के हर क्षेत्र में बहुत ही तरक्की हुआ था। इस समय कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म और शिक्षा में बड़ा विकास हुआ था इस कारण से। अब देखते हैं क्या क्या कारण थे जो कि स्वर्णकाल माने जाते हैं। तो मुख्य कारण पहला है कालिदास जैसे महान कवियों की रचना हुई। कालिदास जैसे महान कवि हुए उसकी रचनाएं, ये क्या साहित्य में रचनाएं हुए। आगे है आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने गणित और खगोलों में योगदान दिया। आर्यभट्ट जो विद्वान थे उन्होंने गणित और खगोल में जो योगदान दिया, इसके कारण से। अगला है तीसरा पॉइंट कि सुंदर मंदिर और मूर्ति यहाँ बनाई गई। इस समय सुंदर मंदिर और मूर्तियाँ बनाई गई। चौथा पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय जैसी शिक्षा केंद्र प्रसिद्ध हुए। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ और शिक्षा केंद्र प्रसिद्ध भी हुआ पूरे विश्व में। अगला पॉइंट है समाज में शांति और कानूनी व्यवस्था थी। और समाज में जो थी शांति और कानूनी व्यवस्था थी, इसलिए यह जो समय भारत के लिए सबसे सुनहरा काल माना जाता है, यानी स्वर्ण काल माना जाता है। आप सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गुप्त साम्राज्य का पतन का क्या कारण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन हम बताएं, ये 5 नंबर भी पूछे जाते हैं। आगे क्या उसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है कि गुप्त साम्राज्य पहले बहुत ही शक्तिशाली था। गुप्त साम्राज्य था वो पहले बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। इसका जो है कई कारण है। तो देखते हैं इसका मुख्य कारण क्या क्या थे। तो मुख्य कारण
पहला है बाहर से आक्रमणकार जैसे उन्होंने हमला किया जिससे राज्य कमज़ोर हो गया। बाहर से आए आक्रमणकारी, उन्होंने हमला किया गुप्त साम्राज्य पे और जिससे कि राज्य कमज़ोर हो गया। दूसरा है बाद में आने वाले राजा कमज़ोर और अयोग्य नहीं थे, और जो बाद में स्कंदगुप्त के बाद जो राजा आए वो उतना प्रभावशाली नहीं थे और कमज़ोर थे, अयोग्य नहीं थे। अगला है बड़े बड़े जमींदार राजा से ज़्यादा ताकतवर हो गए, और जो बड़े बड़े जमींदार थे वो राजा से ज़्यादा ताकतवर हो गए, इस कारण से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है व्यापार और खेती में भी गिरावट आई, और व्यापार और खेती में भी गिरावट आई जिससे कारण से भी गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। अगला है शासन व्यवस्था भी कमज़ोर पड़ गई, और शासन व्यवस्था भी कमज़ोर पड़ गई। इन सब वजहों से ही गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया, और इन सभी वजहों से ही गुप्त साम्राज्य का जो है धीरे धीरे पतन हो गया। आप सबको समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किस चैप्टर पे होगा चाहिए आप सबको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।